Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion, in which in the last video we have discussed about kinematic of rotational motion. Today we are going to start a new topic, Dynamics of Rotational Motion about a fixed axis. कोई भी पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन करता है तो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड उसका किस तरह का डायनामिकल उसकी प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से उसकी इक्वेशंस बनती है, इन सब चीज़ों की बातें हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे बेटा। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जब हम लीनियर मोशन के हमने हर चीज़ को कंपेयर किया है लीनियर से किसको, रोटेशनल को। तो अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर एनालॉग के केस में जब हमारे पास फोर्स वर्क डन होता था एफ डी एक्स, तो रोटेशनल में हमारे पास क्या होता है टाउ डी थीटा होता है, जहाँ पर हमारा डी एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो जाता है और जो फोर्स है वो हमारा टॉर्क से रिप्लेस हो जाता है। अगर हम बात करते हैं हम अब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं किसी भी एक बॉडी के जो कि एक फिक्स एक्सिस के अप्रोक्स रोटेट करता है, बाकी सब चीज़ों को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो हम इसमें क्या देखते हैं, सिंस द एक्सिस इज फिक्स, हमने एक फिक्स एक्सिस ले लिया है, ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फिक्स एक्सिस नीड टू बी कंसिडर्ड इन आवर डिस्कशन। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें देखो दो तरह के कंपोनेंट होंगे, एक उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे एक्सिस के, एक उसके पैरेलल कंपोनेंट होंगे। तो हमें यहाँ पर टॉर्क के कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे जो उसके पैरेलल है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो टाउ इंटू डी थीटा, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता था हमारा, और डॉट प्रोडक्ट में जब हमारा एंगल 0 होता है तभी हमारी चीज़ें लाई करती है, जब एंगल 90 हो जाता है तो हमारी चीज़ें वैनिश कर जाती हैं। तो विच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फिक्स एक्सिस नीड टू बी कंसिडर्ड इन आर डिस्कशन, जो कि सेम डायरेक्शन में वही हमारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ओनली दीज कंपोनेंट्स कैन कोज द बॉडी टू रोटेट अबाउट द एक्सिस। पैरेलल वाले कंपोनेंट्स की वजह से ही हमारी बॉडी रोटेशनल मोशन कर सकती है, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होंगे उनकी वजह से रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ए कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल टेंड टू टर्न द एक्सिस फ्रॉम इट्स पोजीशन। अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो हमारे क्या करेंगे कि वो उस जो फिक्स एक्सिस है उसी के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। बट आवर टॉपिक इज वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क देयर इज नो नीड टू टेक इनटू अकाउंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को नहीं लेना है, इसलिए हम दो अलग अलग ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिनके अलोंग हमें यहाँ पर बात करनी है। तो जो दोनों पॉइंट आएंगे वो क्या क्या आएंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट है वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज दैट लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फोर्स विच आर पैरेलल टू द एक्सिस विल गिव टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखो हमने टॉर्क कैसे देखा था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें टॉर्क चाहिए, हमने अभी अभी यहाँ नीचे क्या बात करी थी, टॉर्क चाहिए अलोंग द एक्सिस। अब हमें फोर्स कौन सा चाहिए होगा, टॉर्क अलोंग द एक्सिस आएगा तो फोर्स होना चाहिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस के। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा टॉर्क आएगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस एंड अबाउट दैट फिक्स एक्सिस। जो परपेंडिकुलर टॉर्क देगा वो हमें कंसिडर नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हमने क्या देखा था बेटा, टॉर्क के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन वेक्टर के वो कंपोनेंट हमें लेने जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, सो दैट कि हमारा उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, हमारा जो नेट रिजल्टेंट टॉर्क आएगा दैट विल बी नॉन जीरो। हमें जो पैरेलल जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें कंसिडर नहीं करने, उनकी वजह से हमारा जो टॉर्क आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर और वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो आई होप हमें डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में फिक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, उन पॉइंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन से फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में हमें लेने हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा वर्क डन बाय ए टॉर्क। किसी भी एक टॉर्क के अलोंग हमारा वर्क डन क्या होगा, तो ये देखिए आप यहाँ पे ये हमारा कोई एक्सट्रेस वाइडस और सी यहाँ पर पॉइंट है, कोई भी सेंटर है। ये एक्सट्रेस वाइडस है जो कि एक नया प्लेन है। बेसिकली यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि जो हमारा फिक्स एक्सिस है दैट वी आर टेकिंग दैट एक्सिस एज जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस अगर हम इसी प्लेन को जो हमारा प्लेन ऑफ द पेपर है अगर हम इसको प्लेन को एक्स वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा।
उसके बाद हमें देखना है कि हमने अभी ऊपर पहले पॉइंट में देखा था कि हमें केवल उन्हीं फोर्सेज को कंसिडर करना है जो कि परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ एक्सिस के। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने देखा है कि F1 कोई फोर्स है जो कि इसके जिस प्लेन में है उसके एक्सिस के बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस हमने लेट अस सपोज कि ये वाला जो प्लेन है ये XY प्लेन है, एक्सिस हमने अलोंग Z एक्सिस लिया है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज। अब वो परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अगेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लेंगे तो वो फोर्स कहाँ लाई करेगा बच्चों? वो फोर्स लाई करेगा अपने प्लेन में, जो आपका पेज का प्लेन है। तो हमने कोई एक नए प्लेन कंसिडर कर लिया है जो कि यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। एक्स डैश वाई डैश, C is the origin. So you can see here that x dash y dash is coincident with the xy main plane of the paper. अब हम इससे आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारा हुआ ये, आप देखेंगे कि यहाँ से at any point P we are taking a force F1. In this plane our center is C and O is the center of the original plane. Now the direction of CF1 with the force CP1 with the force F1 is at an angle alpha 1, and if we are taking that initially the point is at P1, after some time delta t the point will reach at P1 dash. So along the axis, along the curve, the distance is ds1. ds1 is basically the distance and this will be equal to r1 into में d theta, angle equal to arc by radii से आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो P1 पॉइंट के ऊपर, P हमारे पास जो ये P1 है, दिस इज अ पॉइंट ऑन एनी कर्व। किसी भी कर्व के ऊपर हमारा जो डायरेक्शन होता है दैट विल बी ऑल्सो गिवन एज द वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, या उसके ऊपर हम कोई भी डायरेक्शन लेके चलते हैं तो वो हमारा अलोंग द टेंजेंट होता है। तो F1 और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन एंगल कितना है बेटा? ये दिस इज φ1। और ओरिजिन जो रेडियल वेक्टर है और F1 के बीच में कितना है? α1 है। यहां से आप देख सकते हैं डायग्राम से φ1 प्लस α1 ये दोनों परपेंडिकुलर, तो φ1 प्लस α1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा क्या, CP1 आपका R था, ये d थीटा हमारा P1 C P1 डैश निकला, तो हमारा W जो फोर्स निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू F1 इंटू में DS, और DS F1 इंटू में DS कितना हो जाएगा? R1 d थीटा 1। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? F1 इंटू में DS1 इंटू में cos फाई, इन दोनों के बीच का एंगल cos फाई, और DS1 ऑलरेडी कितना है? R1 d थीटा 1। तो यू कैन सी हियर बेटा F1 इंटू में DS1 इंटू में cos फाई, और cos फाई को इस रिलेशन से जो आपका नीचे दिखाई देगा दैट α1 प्लस φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो आपका ये एंगल कितना बन जाएगा? cos 90 माइनस α1 दैट विल बी इक्वल टू sin α1, तो इट विल बिकम F1 इंटू में R1 d थीटा 1 इंटू में sin α1। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब इससे आगे बेटा आपको यहाँ पे कुछ आपको ये चीजें दी हुई है लीनियर में और रोटेशन के टर्म्स में, जो हमें रिलेट करती है वो चीजें हमें दी हुई है। जैसे कि हमने लीनियर में डिस्प्लेसमेंट x से, तो एंगुलर में थीटा से, वेलोसिटी v से तो यहाँ ओमेगा से, एक्सेलरेशन a से तो यहाँ अल्फा से, मास m से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से, फोर्स F से तो यहाँ पे टॉर्क टाउ से, वर्क डन dw से तो यहाँ पे वर्क डन टाउ इक्वल टू w इक्वल टू टाउ d थीटा, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर k को m को I से रिप्लेस कर दो, v को ओमेगा से, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, p इक्वल टू fv तो p इक्वल टू टाउ ओमेगा। ये सारी चीजें आपकी लीनियर और रोटेशनल में क्या करिए बेटा? रिलेशन आपको शो कर रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल एक्सिस के अलोंग, तो वहां पर अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो OP1 इंटू में F1 आएगा, लेकिन OP1 क्या है बेटा? O इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल एक्सिस प्लेन XY था, और जो हमने अभी यहाँ पर डायग्राम में कंसिडर किया दिस इज बेसिकली x डैश y डैश प्लेन। तो उसके अलोंग हमने इससे पहले भी एक डायग्राम में देखा था बेटा, यहाँ पर जो आपका CP1 है दैट विल बी इक्वल टू OC प्लस OP। इसी टर्म में हमारा कुछ वहां पर भी आएगा, इसी पॉइंट से हमें, तो आप OP1 वहां से देखेंगे बेटा OC प्लस OP1, लेकिन OC तो अलोंग द एक्सिस है, उसका जो टॉर्क होगा वो हमारा कंसीडर नहीं कर पाएंगे हम। हमें टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट में, हमने अभी ऊपर दोनों पॉइंट देखा तो उसमें देखा था कि परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो OC और OP हमारे डिस्प्लेसमेंट की बातें हैं, तो OC जो डिस्प्लेसमेंट है वो टॉर्क के पैरेलल है, अलोंग द एक्सिस है, तो वो हमारा कंसीडर नहीं होगा। तो अब जो टॉर्क बचेगा दैट विल बी इक्वल टू CP1 इंटू में F1।
Cp कितना है हमारा, यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे Cp इज बेसिकली द रेडियल वेक्टर, तो दैट विल बी इक्वल टू R1, यू कैन सी हेयर। और F1 कितना है बच्चों आपका, F1 इज F1 और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन अल्फा आ जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर हम वर्क डन की बात करते हैं एक सिंगल पार्टिकल की वजह से, तो dw1 इज इक्वल टू τ1 इंटू में d थीटा इज हेयर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे अगर हमारे पास पार्टिकल्स हो, उन सब की वजह से अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, dw इज इक्वल टू में τ1 प्लस, क्योंकि बिकॉज τ1 इज कॉन्स्टेंट, d थीटा τ1 इज वेरिएबल, d थीटा इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द डिफरेंट पार्टिकल्स, सो τ1 प्लस τ2 प्लस τn d थीटा, इस तरह से हमारा आ जाएगा। अगर हमने τ1 प्लस τ2 τn को हमने टाउ से ले लिया, तो अब हम क्या बोलेंगे बेटा, नेट जो हमारा टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की वजह से जो हमारा वर्क डन आएगा रोटेशनल मोशन में, दैट विल बी इक्वल टू dw इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। इसी को अगर हम देखते हैं किससे, लीनियर मोशन से, तो लीनियर होता था हमारा dw इक्वल टू में f इंटू डी एस। तो इसी से आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर देखा है कि f इंटू डी एस टाउ डी थीटा से रिलेट करता है, वही रिलेशन हमारा यहाँ पर निकल कर आया बेटा। अब हम पावर लीनियर मोशन में कैसे देखते थे, dw अपॉन dt, तो यहाँ पर हम करेंगे टाउ डी थीटा अपॉन dt, डी थीटा अपॉन dt क्या होता है बेटा, ओमेगा, तो टाउ ओमेगा। तो रोटेशनल मोशन में पावर की टर्म क्या आ जाएगी, टाउ ओमेगा, ये हमारा पावर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, परफेक्टली रिजिड बॉडी में कोई भी इंटरनल मोशन नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी में जो भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई होता है वो कहीं भी डिसिपेट नहीं होता, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो उसके अंदर वर्क ही नहीं करते हैं। वो जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है दैट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो रेट एट विच द वर्क डन इज डन ऑन द बॉडी विल डेफिनेटली इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारा आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। जब रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आई आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा आपका टी के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, तो 1/i/2 बाहर ले लो, डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स की पावर n, तो क्या बनेगा n इंटू एक्स की पावर n-1, तो 2 इंटू ओमेगा की पावर 2-1, इट मीन्स ओमेगा, तो 2 ओमेगा बन गया। अब ओमेगा का टी के रिस्पेक्ट में तो 1 तो नहीं होगा, डी ओमेगा बाई डी टी आएगा, और डी ओमेगा बाई डी टी हमारा क्या होता है बच्चों, अल्फा होता है। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया क्या, आई ओमेगा, और ये क्या बन जाएगा अल्फा। तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा। अब यही हमारा क्या था, टाउ ओमेगा था। अभी हमने निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज टाउ ओमेगा, पावर था बेसिकली वो, तो टाउ ओमेगा विल बी इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा। तो यहाँ इस रिलेशन से आप क्या देख सकते हैं बेटा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमारा रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सीलरेशन और टॉर्क के अंदर। तो इसी रिलेशन के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक रोड है जिसका मास नेग्लिजिबल है, उसके ऊपर 20 kg के रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg, उसका मास 20 kg दिया हुआ, रेडियस उसकी 20 सेंटीमीटर दी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर स्टडी फोर्स अप्लाई किया दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। द फ्लाइंग व्हील इज माउंटेड ऑन अ ओरिजोनटल एक्सिस विद फ्रिक्शनलेस बियरिंग, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो अब हमें क्या चेक करना है बेटा, अलग अलग कंडीशंस हमें चेक करनी है। फर्स्ट क्या है, कंप्यूट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील। एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए आप क्या देखेंगे बेटा, अभी हमने देखा टाउ इक्वल टू आई अल्फा और टाउ इक्वल टू एफ आर। तो एफ कितना 25 न्यूटन दे दिया है, आर कितना दिया है 0.20 सेंटीमीटर दिया था बेसिकली, तो 0.20 न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारा टाउ कितना आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं। आई कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आई हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिम अलोंग इट्स एक्सिस, क्या आ जाएगा बेटा mr²/2, m वैल्यू दी है, r वैल्यू दी है, बाई 2 करके आप ये 0.4 निकालेंगे, उस रिलेशन में रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5/0.4, इट मीन्स 12.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बेटा वर्क डन फाइंड आउट करना है, जबकि आपने कोड को 2 मीटर का अनबाउंड कर दिया है, 2 मीटर उसको आपने खींच के लूज कर दिया है। तो हमारा देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोड होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में कोड अनबाउंड होगी, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली, एंड एंगल 0, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 25 × 2 दैट विल बी इक्वल टू 50 जूल। अगला पार्ट क्या है बेटा आपका, ये आप देखिए। थैंक यू बेटा, गुड।